कर्नाटक में विधानसभा का चुनावी अध्याय समाप्त हो गया और अब हार जीत पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य स्टार प्रचारकों का जादू क्यों नहीं चला, इस पर चिंतन शुरू हो गया है। हालांकि भाजपा ने पूरे जोश और नई रणनीति के साथ चुनावी अभियान चलाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी को सफलता नहीं मिली। आखिर इसकी क्या वजह है? कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्यों खारिज किया? भाजपा को सत्ता से हटाने के अलावा जनता ने आखिरकार कांग्रेस की सरकार क्यों बनवानी चाहिए? ये सवाल भी उतने ही अहम हो जाते हैं। कर्नाटक के मतदाता ने एक दशक के बाद निर्णायक रूप से कांग्रेस को वोट दिया है। 2013 में पार्टी ने 36% वोटों के साथ 122 सीटें जीती थी। इस बार 135 सीटों पर जीत हासिल की है। यह आंकड़ा भाजपा को मिली 66 की संख्या से दोगुना है। पार्टी को करीब 43% वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान का नेतृत्व करने के बावजूद भाजपा को राजधानी बेंगलुरु जैसे अपने गढ़ में भी उत्साहजनक नतीजे नहीं मिले। पीएम ने डबल इंजन सरकार के लिए जनता से वोट की अपील की, बजरंग बली का आह्वान किया, लेकिन सारे प्रयत्न बेकार हुए। कर्नाटक की जनता ने भाजपा के वादों की बजाय कांग्रेस के वादे और धर्मनिरपेक्षता को समर्थन देना चाहा। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने महान कवि कुवेंपु की प्रसिद्ध पंक्ति सर्व जनंगदा शांतिया कोटा को अपने मूलमंत्र के रूप में शामिल किया था। नतीजे बताते हैं कर्नाटक की जनता को यह पसंद आया। ऐतिहासिक जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकान खुली है। जमीनी स्तर पर देखें तो यह गलत नहीं है। राहुल के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा पूरे कर्नाटक से होकर गुजरी और कांग्रेस ने उन क्षेत्रों में खास प्रदर्शन किया है। इस चुनाव परिणाम से भाजपा को बड़ा सबक मिला है। पार्टी कर्नाटक को दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में देखती रही है, लेकिन राज्य भाजपा का गढ़ बनने से अब कोसों दूर हो गया। 90 के दशक में यहाँ भाजपा का तब उदय हुआ था जब जनता दल ने कांग्रेस विरोध की जमीन तैयार की थी। भाजपा ने इसी दौर में यहाँ कदम रखा। कर्नाटक में भाजपा को लिंगायतों की मदद मिली। यह एक शक्तिशाली समुदाय है जिसने कभी कांग्रेस का समर्थन किया है। इस समुदाय के कई मुख्यमंत्री बने हैं। लिंगायत बीएस येदियुरप्पा ने प्रदेश में भाजपा को स्थापित किया। इसके अलावा 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन से भी भाजपा को फायदा हुआ। इस दौरान बीएस येदियुरप्पा की समानतावादी रणनीति कारगर साबित हुई, जिसने पार्टी को प्रदेश में खड़ा होने का मौका दिया। हाल के सालों में भाजपा ने खुद को एक कट्टर हिंदुत्व की वकालत करने वाली पार्टी के तौर उभारा है, लेकिन कर्नाटक में यह फॉर्मूला सफल नहीं हुआ। वास्तव में दक्षिण के राज्यों में हिंदुत्व का नारा उस प्रकार से जोर नहीं पकड़ता जैसे कि उत्तर के राज्यों में। यहाँ तमिल, कन्नडिगा, मलयाली, तेलुगु जैसी पहचान ज्यादा मायने रखती है। 1970 के दशक में कर्नाटक में गैर कांग्रेसी राजनीति का पुनर्गठन देखा गया था। कांग्रेस नेता देवराज उर्स ने अहिंदा रणनीति तैयार करने के लिए लोहियावादी समाजवादियों के सामाजिक न्याय के एजेंडे को अपनाया। इसके बाद रामकृष्ण हेगड़े और देवेगौड़ा जैसे पुराने नेता हावी हुए और कांग्रेस विरोधी राजनीति को बल मिला। समाजवादी भी इसका हिस्सा बन गए। कांग्रेस के इकोसिस्टम में सिद्धारमैया वास्तव में लोहिया की विरासत का एक प्रतिनिधि चेहरा समझे जाते हैं। कर्नाटक के नतीजे बीजेपी के लिए क्या मायने रखते हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है।
इसका परिणाम निश्चित रूप से भाजपा मुक्त दक्षिण भारत के रूप में हुआ है। हालांकि पार्टी कर्नाटक की हार को अपनी राष्ट्रीय योजनाओं के लिए अनदेखा कर सकती है, क्योंकि उत्तरी और पश्चिमी भारत अभी भी भाजपा को संसद में एक बहुमत दिला सकता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।